Hello everyone, how are you? Again, you're most welcome on your YouTube channel Chemistry Plus Academy. लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था प्यूरिफिकेशन ऑफ कलर्स के बारे में। तो वहाँ हमने डिफरेंट टाइप के मेथड यूज किए थे कि किस टाइप से कोलोइडल सोल में से इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स को रिमूव कर सकते हैं और उनको प्यूरिफाई किया जा सकता है। हमने वहाँ 3 मेथड को डिस्कस किया था, जैसे कि डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आई थिंक वो आपने वीडियो अच्छे से वॉच किया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। टुडे विल डिस्कस the another topic of the surface chemistry, that is the properties of colloids. It's a very important topic. यहाँ पर कुछ 3-4 प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, देखिए हमने चैप्टर कंप्लीट किया था सॉल्यूशन, वहाँ हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। वो जो सॉल्यूशन चैप्टर था दैट इज फॉर द ट्रू सॉल्यूशन। ओके, और आपको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में ज़्यादा होते हैं उतनी ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू ज़्यादा होती है। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। जहाँ हमने चारों टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था, जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। सभी की सभी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के मोल्स पर डिपेंड करती है। अब आपको पता है कि कोलोइडल साइज के पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल की कंपैरिजन में ज़्यादा बिगर होते हैं। जैसे कि सपोज ये ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होंगे उनका साइज इसकी कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। जब इनका साइज ज़्यादा होगा तो आप कह सकते हैं कि इसका मोलर मास वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और आपको पता है मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास होता है। जब आप कहेंगे कि कोलोइडल साइज के पार्टिकल का मोलर मास ज़्यादा होगा तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। इट मीन्स ट्रू सॉल्यूशन की कंपैरिजन में कोलोइडल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कम होता है। जब नंबर ऑफ मोल्स कम होगा इट मीन्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू भी क्या होगा, कम होगा। इस वजह से कोलोइडल सोल के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो ट्रू सॉल्यूशन की कंपैरिजन में क्या होता है, स्मॉल होता है, कम होता है। वी कैन से दैट colloidal particles have very high average molecular masses, so the number of moles present in the solution will be extremely small as compared to the true solution. Hence, the value for any of the colligative properties for a colloidal solution is smaller as compared to the true solution at the same concentration. I think clear है सब कुछ। colligative property वाला जो टॉपिक है जो हम बात करते हैं कोलोइडल सोल में, इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता है जितना ट्रू सॉल्यूशन में मैटर करता है। वहां पर इसके डेरिवेशन भी पूछते हैं एग्जाम्स में, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी इसके अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी दैट इज द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी का नेम है दैट इज द टिंडल इफेक्ट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एग्जाम्स में भी कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए होता क्या है, अब आप देखना दिस इज द ट्रू सॉल्यूशन। आपने क्या किया, ट्रू सॉल्यूशन में लाइट को पास किया इस टाइप से। जब ट्रू सॉल्यूशन में लाइट को पास किया और आपको पता है ट्रू सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल का साइज होता है बहुत ही स्मॉल होता है, इसलिए जो लाइट के पार्टिकल को ये या फिर लाइट के वेव्स को ये जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल स्कैटर नहीं कर पाएंगे। जब स्कैटर नहीं कर पाएंगे तो क्या होता है कि यहाँ पर किसी टाइप का इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। इट मीन्स बीम ऑफ लाइट जो है विजिबल नहीं है यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन के अंदर। इट मीन्स ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, बात समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल जो होंगे लाइट वेव या लाइट के पार्टिकल को स्कैटर नहीं करेंगे। स्कैटर नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसमें पाथ जो है वो विजिबल नहीं होगा। बट इन द केस ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन वी कैन से दैट कोलोइडल सोल पार्टिकल स्कैटर द लाइट वेव्स। लाइट के पार्टिकल जो होते हैं वो कोलोइडल पार्टिकल से स्कैटर होते हैं, क्योंकि कोलोइडल साइज के पार्टिकल जो होंगे वो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल की कंपैरिजन में बिगर साइज के होते हैं। तो बिगर साइज के होने के कारण इसमें क्या होता है, लाइट वेव के स्कैटर करेंगे, जिससे यहाँ पर देखिए पाथ जो है ये विजिबल होता है। ठीक है, विजिबल होने से क्या होता है, यहाँ पर एक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। दिस इज कॉल्ड एज द टिंडल इफेक्ट। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। ये जो जैसे ही पार्टिकल स्कैटर होंगे यहाँ पर एक कोन शेप, कौन जानते हैं आप, कौन मतलब इस टाइप से
कौन से पाथ जनरेट होगा, इसको हम कहेंगे टिंडल कॉन। तो मीन्स जनरली क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल इज कॉल्ड एज द टिंडल इफेक्ट, और इसके बाद जो इसका पाथ बनता है वो विजिबल बनेगा, इसी को हम कहेंगे टिंडल कॉन कहेंगे। ठीक है, द पार्टिकल इन द कोलोइडल सॉल्यूशन स्कैटर लाइट, ड्यू टू दिस वी कैन सी द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इनसाइड द कोलोइडल सॉल्यूशन। इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ इफेक्ट यहाँ पर ऑब्जर्व होगा। अब देखिए, Tyndall effect may be defined as the scattering of light by the colloidal particles present in the colloidal soul. The illuminated path of the beam is called as the Tyndall cone. ओके, अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे स्कैटर हुआ तो क्या हुआ, सभी डायरेक्शन में इसका स्कैटरिंग होता है, इसी कारण ऐसा होता है। इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट colloidal साइज पार्टिकल्स scatter light in the all direction in the space. The scattering of light illuminates the path of beam of light. जितना ज़्यादा स्कैटरिंग होगा उतना ही जो लाइट का बीम का पाथ होगा इल्यूमिनेट करेगा, इसमें चमक आएगी और विजिबल शो होगा। यही क्या होता है, आपका टिंडल इफेक्ट होता है। एग्जाम्स में कई बार इसके बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इजीली आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिएगा, हम कई बार सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहाँ देखा होगा कि पीछे पीछे एक रूम होता है छोटा सा, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ से एक लाइट का बीम आता है इस पर्दे पर, स्क्रीन पर जब मूवी देखते हैं ना हम, तो उस समय क्या होता है कि आपको पता है पूरे के पूरे सिनेमा हॉल के अंदर जो हम जिस कमरे में बैठे होते हैं वहाँ पर डस्ट के पार्टिकल होते हैं, और डस्ट के पार्टिकल क्या होते हैं, कोलोइडल साइज के होते हैं। जैसे वो वहाँ से लाइट की बीम इस कमरे में, इस हॉल में एंटर करती है, तो डस्ट के पार्टिकल होते हैं वो इस लाइट बीम को स्कैटर करेंगे, जिससे वो पाथ क्या होता है, विजिबल दिखता है, और आपको स्क्रीन पर मूवी या फिर कोई भी क्या आपको डायग्राम चित्र वगैरह दिखता रहता है। ये सारा इफेक्ट है टिंडल इफेक्ट की वजह से होता है। ठीक है, the phenomena is also observed when a beam of light is projected in a cinema hall and it becomes visible due to the scattering by colloidal dust particle in the air of the room. ठीक है, अब आपको पता है ट्रू सॉल्यूशन में इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, जबकि कोलोइडल सॉल्यूशन में इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। इसका मतलब इस टिंडल इफेक्ट से आप ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपको दो बीकर दिए, एक में ट्रू सॉल्यूशन है, एक में कोलोइडल सॉल्यूशन है, आपको पता करना है किस बीकर में ट्रू सॉल्यूशन है, किस बीकर में क्या है कोलोइडल सॉल्यूशन। आप क्या करेंगे, टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे, आप लाइट पास करेंगे, जहां टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है वो कोलोइडल सॉल्यूशन है, और जहां टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो रहा है दैट इज द ट्रू सॉल्यूशन। आई थिंक क्लियर है। मीन्स Tyndall effect is used to distinguish between the true solution and the colloidal solution. Due to scattering, the path of light is visible in the beaker containing colloidal solution, but no path is visible in the beaker containing true solution because there is no scattering. ट्रू सॉल्यूशन में स्कैटरिंग नहीं होती है, जबकि कोलोइडल सॉल्यूशन में स्कैटरिंग होती है। दिस इफेक्ट इज ऑल्सो हेल्पिंग टू कंफर्म द हेट्रोजेनस नेचर ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन। मींस आप कोलोइडल सॉल्यूशन की हेट्रोजेनस नेचर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस फिनोमेना से। आई थिंक क्लियर है आपके टिंडल इफेक्ट, तो इसको आप ढंग से देखिएगा और इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज द ब्राउनियन मोमेंट, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। देखिए, हमने डिस्कस किया था कि कोलोइडल साइज के पार्टिकल पे चार्ज जो होता है ना वो क्या होता है, सेम होता है। ओके, जब चार्ज इसमें सेम होगा तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन से क्या होगा, ये पार्टिकल्स वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे, और इस मूवमेंट से क्या होगा, कोलोइडल जो सॉल्यूशन का स्टेबिलिटी क्या होगा, गेन होगा। जब तक पार्टिकल मूव करते रहेंगे कोलोइडल सिस्टम स्टेबल होगा, अदरवाइज क्या होगा, पार्टिकल जैसे ही पास आएंगे ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और हेवी होकर बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। उस कंडीशन में इनका स्टेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो कोलोइडल साइज के पार्टिकल क्या करते हैं, जिगजैग मोमेंट करते हैं सभी डायरेक्शन में। उस जिगजैग मोमेंट को हम क्या कहेंगे, ब्राउनियन मोमेंट कहते हैं। और ये कोई फिक्स पैटर्न में नहीं होती, कभी भी कोई भी पार्टिकल किधर भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ओके, zigzag moment of colloidal particles in the colloidal soul is called as the Brownian moment. Robert Brown observed such a moment of pollen grains suspended in the water and hence it is called as the Brownian moment. एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन, उसने क्या किया था, पॉलन ग्रेन जानते हो, परागकण जो फ्लावर्स में होते हैं, उनको वाटर के अंदर डाल दिया, डिस्पर्स कर दिया,
वहाँ देखा कि पॉलिन ग्रेन जो होते हैं वो इधर उधर मूव कर रहे हैं एक रैंडम मैनर में, जिग जैग मोमेंट में। इसके बाद में क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन ने इस मोमेंट को ब्राउनिन मोमेंट नेम दिया और उसके बाद ये ब्राउनिन मोमेंट नेम चल रहा है। ओके, अब जो ब्राउनिन मोमेंट जो होगी ना, वो कोलॉइड की नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, जबकि कोलॉइड की साइज पे डिपेंड करती है कि पार्टिकल का साइज कितना है, इसका विस्कोसिटी क्या होती है, इस टाइप पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा साइज छोटा होगा और इसकी विस्कोसिटी क्या होती है, कम होगी, उतना ही मोमेंट क्या होता है, फास्टर। आपको पता है जैसे पार्टिकल का साइज ज़्यादा बड़ा होगा तो वो पार्टिकल क्या हैवी हो जाता है, इसलिए मूव नहीं कर पाता फ्रीली। इट मीन्स जितना स्मॉलर साइज हो, विस्कोसिटी उसकी जितनी कम होती है, विस्कोसिटी कम का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है, तरलता ज़्यादा होती है, ठीक है, इसका मतलब वहाँ मोमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, अब देखिए कोज क्या है, किस टाइप से ब्राउनिन मोमेंट होती है, क्यों होती है। ये डायग्राम देखिएगा, दिस इज फॉर द ब्राउनिन मोमेंट कि कोलोइडल साइज के पार्टिकल जो है ना, सपोज ये पार्टिकल है, कभी इधर मूव किया, कभी इधर मूव किया, फिर इधर मूव किया, ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, ऐसे करते करते मूव करता जाता है पार्टिकल जो है। दिस इज द जिगजैग मोमेंट, ब्राउनिन मोमेंट। आपको पता है कि कोलोइडल सिस्टम के अंदर एक तो होता है डिस्पर्स्ड फेज, एक इसमें क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम होता है। तो होगा क्या, सपोज ये वाली डिस्पर्स्ड फेज है, ठीक है, दिस इज द डिस्पर्स्ड फेज, और बाहर का जो एनवायरमेंट है, दिस इज द डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर है। अब डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल होंगे वो क्या करते हैं, डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल पर ये एक फोर्स अप्लाई करते हैं। बात समझ रही ना, इस टाइप से फोर्स अप्लाई करते हैं सभी डायरेक्शन में। जो फोर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के होते हैं। इससे क्या होता है, जो एक एक डायरेक्शन में क्या होगा, फिक्स रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, उसी डायरेक्शन में क्या होता है, वो पार्टिकल मूव करता रहता है। सारे के सारे फोर्स सेम इसमें वैल्यू के नहीं होते हैं। ये सारे फोर्स सेम वैल्यू के होंगे तो क्या होगा, पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो ये अनबैलेंस फोर्स है, जो वैल्यू क्या डिफरेंट डिफरेंट है, इसी कारण क्या होता है, पार्टिकल मूव करता है। अब आप देख सकते हैं इस टाइप से डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट फोर्स से, तो पार्टिकल क्या होगा, एक साइड में मूव तो करेगा ना, जहां फोर्स ज्यादा लगेगा वहां पार्टिकल मूव करता रहेगा। तो इसका कॉज क्या है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम ड्यू टू देयर काइनेटिक मोशन स्ट्राइक अगेंस्ट द कोलोइडल पार्टिकल्स, जो कि डिस्पर्स फेज में है, फ्रॉम द ऑल साइड्स विद डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस, द रिजल्टेंट फोर्स कोज देम टू मूव। तो इस टाइप से इसका ब्राउनिन मोमेंट का रीजन होता है। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्राउनिन मोमेंट, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इसको आप देख सकते हैं। देखिए जैसे ही ब्राउनिन मोमेंट होगी तो पार्टिकल्स क्या करता है, मूव करता रहता है। मूवमेंट से क्या होता है, इसका स्टेबिलिटी मेंटेन रहता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। सपोज यहाँ हम बात करते हैं, कंटेनर है, इसमें क्या है, कोलोइडल सोल मिक्स है, क्लियर है, और यहाँ पर क्या डिस्पर्स्ड पार्टिकल है डिस्पर्जन मीडियम में। ये पार्टिकल क्या है, इधर उधर ब्राउनिन मोमेंट कर रहे हैं। जब तक ये मोमेंट करते रहेंगे तब तक कोलोइडल सिस्टम का स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगा। जैसे ही इसका मोमेंट कम होगा, ये पार्टिकल क्या होंगे, क्लोज आएंगे, न्यूट्रलाइज होंगे और बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। उस कंडीशन में इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्राउनिन मोमेंट जो है वो ग्रेविटी के है अपोज है। ग्रेविटी फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका मतलब ब्राउनिन मोमेंट क्या है, ग्रेविटी फोर्स के ऑपोजिट होता है। इसका मतलब ये कोलोइडल जो पार्टिकल है उसको सेटल डाउन होने से रोकते हैं, जो कि कोलोइडल सोल की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं। कोलोइडल सोल स्टेबल तब तक है जब तक इसके पार्टिकल मूव करते रहेंगे, पास पास नहीं आएंगे, सेटल डाउन नहीं होंगे। तो इसलिए ब्राउनिन मोमेंट जो कोलोइडल सिस्टम के या कोलोइडल सोल की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखती है। साथ में क्या है, जितनी ज़्यादा ब्राउनिन मोमेंट होगी उतने पार्टिकल्स क्या ज़्यादा है, क्योंकि जितने पार्टिकल ज़्यादा होंगे उतने पार्टिकल में मोमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। इससे क्या होता है, आप एवोगाड्रो नंबर को डिटरमाइंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें हेल्प मिलती है, इसका इंपॉर्टेंस है ब्राउनिन मोमेंट का। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ओके, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में हम तीन प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज द चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स, सेकंड इज द इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जीटा पोटेंशियल, एंड थर्ड इज द इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पर भी देखिएगा वेरी वेरी सिंपल प्रॉपर्टी है, तो इसको हमने कई बार डिस्कस भी किया है। जैसे चार्ज के बारे में बात की थी हमने कि
कोलोडल साइज के पार्टिकल होते हैं उन पे चार्ज सेम होता है। सेम चार्ज होने से इनमें क्या होता है, रिपल्सन होता है। रिपल्सन से क्या होगा, पार्टिकल दूर दूर रहेंगे। जब पार्टिकल दूर दूर रहेंगे तो उससे क्या होगा, ब्राउनर मोमेंट होगी, स्टेबल रहेगा कोलोडल सिस्टम। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं चार्ज ऑन द कोलोडल पार्टिकल। देखिए जितने भी सोल है उन सोल में जो कोलोडल पार्टिकल होते हैं या फिर बात करते हैं डिस्पर्स फेज होते हैं, उन पे चार्ज सेम होता है, या तो पॉजिटिव या फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, जिससे क्या होता है, इनमें रिपल्शन होता है और ये डिस्पर्जल मीडियम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और ब्राउनर मोमेंट के थ्रू कोलोडल सिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। देख सकते हैं कोलोडल पार्टिकल्स कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज, इट मे आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। All the dispersed particles in a colloidal solution carry the same charge, while the dispersion medium has an equal and opposite charge. I think clear है। जो dispersion medium होगा, ठीक है, वो है इसमें क्या होगा, इक्वल चार्ज होगा, लेकिन क्या होगा, ऑपोजिट चार्ज होगा। और जो जितने भी इसके अंदर डिस्पर्स फेज के पार्टिकल उस पर चार्ज क्या होगा, सेम होगा। ड्यू टू चार्ज the colloidal particles repel one another and don't come close together to form large non-colloidal particle। जैसे इसमें चार्ज सेम होगा, इससे क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन से क्या होगा, ये क्लोज नहीं आएंगे। इसका मतलब लार्ज नॉन कोलोइडल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे किस पे चार्ज पॉजिटिव होगा, किस पे चार्ज नेगेटिव होगा। देखिए टेबल में, यहाँ आपको टेबल दिख रही है, वहां पर दो कॉलम में एक तरफ है पॉजिटिवली चार्ज सोल, एक तरफ यहाँ दे रखा है नेगेटिवली चार्ज सोल दे रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से सोल पर चार्ज पॉजिटिव रहेगा, कौन कौन से सोल पर चार्ज क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। आप देखिएगा जो पॉजिटिव वाले उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड, मीन्स जो मेटेलिक ऑक्साइड है उसमें क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन है, उसमें कुछ वाटर मिक्स हो रखे हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रेट, क्रोमेट हाइड्रेट, आयरन ऑक्साइड हाइड्रेट, ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। एक होता है बेसिक डाइज, इसी को जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मिथाइलिन ब्लू और आपके प्रूशियन ब्लू, ये डाइज होती है जो कलर को इसमें क्या करता है, रिप्रेजेंट करती है। किसी भी कंपाउंड में कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन जो बेसिक डाई होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। हीमोग्लोबिन पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी टाइप से FeOH3 सोल, AlOH3 सोल मतलब आयरन हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसी टाइप से कुछ ऑक्साइड जैसे कि हम बात करें टाइटेनियम ऑक्साइड सोल है, वो भी क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसी टाइप से क्या होता है, प्रोटीन को यदि आपने एसिडिक मीडियम में मिक्स करके सोल बनाया है, दैट इज द पॉजिटिवली चार्ज। ओके, अब हम बात करते हैं नेगेटिवली चार्ज सोल की। फर्स्ट इसमें होते हैं मेटल्स, जितना भी मेटल के सोल बनाते हैं, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, वो सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज सोल होते हैं। एसिड डाई जैसे कि हम बात करते हैं ईओसिन, कॉन्गोरेड, वो भी क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होगी। अब जैसे कि बात करेंगे मेटेलिक सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड है, एंटीमनी सल्फाइड है, CDS क्या होता है, कैडमियम सल्फाइड, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेटेलिक सल्फाइड है, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसी टाइप से क्या होगा, सोल ऑफ स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल, सिलिसिक एसिड, ये सारे भी क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज सोल होते हैं। अब देखिए सिलिसिक एसिड क्या होता है, इस टाइप से होगा SiOH4, इसी को हम कहेंगे सिलिसिक एसिड। क्लियर है। इसके बाद प्रोटीन इन बेसिक मीडियम, जब आपने प्रोटीन को बेस में मिक्स करके इसका कोलोइडल सोल प्रिपेयर किया है तो वो नेगेटिवली चार्ज सोल होगा। तो आई थिंक क्लियर है कौन कौन से पॉजिटिव कौन कौन से नेगेटिव। एग्जाम्स में कई बार डिफरेंस पूछते हैं या फिर कुछ एग्जाम्पल्स दिए रहेंगे, उनमें से आपको कहेंगे इनको डिफ्रेंशिएट कीजिए पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज सोल में। तो आई थिंक आप इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं, इनको आप समझ सकते हैं। तो ये था चार्ज के बारे में। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जीटा पोटेंशियल। इसको आप देखिएगा कि जो भी चार्ज जनरेट हो रहा है कोलोइडल पार्टिकल पर, वो चार्ज जनरेट कैसे होता है कि सॉल्यूशन से आयन का एड्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कि स्मॉल अमाउंट में यदि कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है तो उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। समझ रहे मेरी बात। और आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट पर जो चार्ज होता है दोनों होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव होता है। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपने मिक्स किया AgI को KI के साथ या फिर AgNO3 के साथ। इसको देखना, इस कंडीशन में देखें KI के साथ जब मिक्स किया आपने तो KI यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोलाइट है और AgI का आप क्या कर रहे हैं,
कोलोडल साइज के पार्टिकल्स यहाँ पर, तो इन दोनों में से एक आयन तो कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर आयन कॉमन कौन सा वाला है? आयोडीन वाला है। जब आपने ये यूज किया AgNO3, तो यहाँ कॉमन आयन कौन सा वाला है? Ag वाला है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का वो आयन जो इस आयन में से एक कॉमन होता है, वो इस कोलोडल सोल की जो पार्टिकल है, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल है, इसकी सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएगा। इस एडजॉर्प्शन से एक लेयर का फॉर्मेशन होगा, उस लेयर को हम क्या कहेंगे? फिक्स्ड लेयर। आप देख सकते हैं AgI की एक लेयर है, उसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट का वो आयन जो AgI में कॉमन है, कॉमन यहाँ पर कौन सा? I- है, वो आके एडजॉर्ब हुआ, इसको हम कहेंगे फिक्स्ड लेयर। क्लियर है? इसके बाद अदर आयंस, या अदर आयन कौन सा वाला है? पोटेशियम प्लस है, वो आयन फिक्स लेयर पे जाके एडजॉर्ब होगा, इससे बनेगी डिफ्यूज। डिफ्यूज लेयर का मतलब होता है ये लेयर यहाँ पर क्या होती है? मूवेबल होती है, फिक्स नहीं होती है। समझ रहे मेरी बात? इसको बोला डिफ्यूज लेयर। अब क्या होगा, ये वाले लेयर नेगेटिव है, ये वाले लेयर कौन सी? पॉजिटिव है। आप देख सकते हैं, तो आपको पता है जहां पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज साथ साथ रहेंगे, वहां पर एक पोटेंशियल जनरेट होगा। और यहाँ पर क्या है? फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच में एक पोटेंशियल जनरेट होगा। इस पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जीटा पोटेंशियल। आई थिंक समझ रहे हैं? एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम, देखिए सपोज यहाँ पर AgI का सोल है, यहाँ पर आपने इसको मिक्स किसके साथ किया? AgNO3 के साथ मिक्स किया आपने। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखिए यहाँ पर इसका कॉमन आयन कौन सा वाला है? Ag प्लस आयन कॉमन है। NO3 आयन, वो NO3 माइनस आयन कौन सा है? अलग से आयन होता है। अब सबसे पहले Ag प्लस आयन AgI की सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? इससे क्या बनेगी? फिक्स्ड लेयर। ये वाली लेयर कौन सी वाली है? फिक्स्ड लेयर होती है। इसके बाद दूसरा वाला आयन जो है काउंटर आयन, वो इस फिक्स्ड लेयर की सरफेस पर एडजॉर्ब होगा, इसको हम कहेंगे डिफ्यूज लेयर। क्या बोल रहे हैं? डिफ्यूज लेयर कह रहे हैं। अब देखिए फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। इस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जीटा पोटेंशियल। आई थिंक क्लियर है? और इस जो फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर दोनों लेयर बनेगी ना, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ओके, क्लियर है? अब देखिए जनरली चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू परफेंशियल adsorption of ion from the solution. When one type of ions of electrolytes are adsorbed on the surface of the colloidal particles, it form a fixed layer. Means पहले वाली लेयर कौन सी होती है? फिक्स्ड होती है। It attracts the counter ion from the medium, forming a second layer which is mobile. Mobile means ये movable होती है, ये move कर सकती है, fixed नहीं है। It is called as the diffused layer. The double layer of opposite charge formed is called Helmholtz electrical double layer. As a result, a potential difference exists between the fixed and diffuse layer, which is called as electrokinetic or जीटा पोटेंशियल। इसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकाइनेटिक या फिर जीटा पोटेंशियल कहेंगे। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। एग्जाम्पल हम डिस्कस किए दो इसके, और आपको जब भी एग्जाम्स में आता है एग्जाम्पल जरूर ड्रॉ करके आए, इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि हम यहाँ पर क्या डिटरमाइन करते हैं कि कोलोइडल साइज के पार्टिकल पर चार्ज क्या है। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन द कोलोइडल पार्टिकल। यहाँ हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। कैसे? आपने एक यू शेप की ट्यूब ली है, सबसे पहले आपने क्या किया, इसमें कोलोइडल सोल को आपने इंसर्ट कर दिया, फिर आपने इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोड यहाँ पर है, एनोड लगा हुआ और कैथोड लगा हुआ। दिस इज द एनोड, दिस इज द कैथोड। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। इसके बाद आपने इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की है। ये तो बिफोर इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा। मतलब आपने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के बाद होगा। अब होता क्या है, आपने इलेक्ट्रोड लगा के यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की। आपको पता है कोलोइडल सोल के अंदर सेम चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव या फिर क्या होगा? नेगेटिव। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करोगे तो ये पार्टिकल जो होंगे, कोलोइडल पार्टिकल किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। बात समझ रहे हैं मेरी बात? इट मीन्स क्या है? द मोमेंट ऑफ चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स टुवार्ड्स इलेक्ट्रोड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रोड की तरफ, इस प्रोसेस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस कहेंगे। अब देखिए सपोज पार्टिकल कौन से? कैटाइन है। कैटाइन कहाँ मूव करेंगे? कैथोड की तरफ। इस प्रोसेस को हम कहेंगे कैटाफोरेसिस।
ओके, क्लियर है। अब हम बात करते हैं एनोड। इसके पार्टिकल, या एनोड है, एनोड की तरफ कौन आएंगे, एनाइन आएंगे। तो एनाइन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एनोड की तरफ। इसको हम बोलेंगे एनाफोरेसिस। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। तो यहाँ पे दो टाइप की प्रोसेस होगी, कैटाफोरेसिस और एनाफोरेसिस। यदि पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है तो जाएंगे कैथोड की तरफ, इसे कहेंगे कैटाफोरेसिस। पार्टिकल नेगेटिव चार्ज है तो जाएंगे एनोड की तरफ, इसे हम कहेंगे एनाफोरेसिस। दो टाइप का प्रोसेस ये होता है। आप एग्जांपल में देख सकते हैं, या पार्टिकल जो है वो एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, देखिए एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, इट मीन्स ये क्या है, एनाफोरेसिस। ठीक है ना। आई थिंक आप समझ रहे हैं इस चीज को। अब देखिए, the colloidal sized particles move to oppositely charged electrode that get neutralized and hence coagulated. This is used to find out the nature of charge of colloidal particle कि colloidal charge के particle है उस पर charge क्या है और उसका नेचर क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये हम डिपेंड करेंगे, यहाँ हम देखेंगे कि कोलोइडल पार्टिकल पर चार्ज क्या है, उसकी नेचर क्या है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव है। नेक्स्ट आपके देखिए, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स द एनोड। मीन्स एनाइन जो है एनोड की तरफ मूव करेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे एनाफोरेसिस। मीन्स एनाइन मूव कर रहे हैं तो एनाफोरेसिस, यदि मूव कर रहे हैं कैटाइन तो इसको हम क्या कहेंगे, कैटाफोरेसिस कहेंगे। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स द कैथोड, दिस इज कॉल्ड एज द कैटाफोरेसिस। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है प्रॉपर्टीज ऑफ कलर के बारे में, जहाँ हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी को यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को आप ढंग से देखिएगा और इसको समझने का ट्राई कीजिएगा। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्यूरिफिकेशन ऑफ कलर्ड, उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है, वहाँ से इसको आप वॉच कर सकते हैं। तो देखते रहिए केमिस्ट्री प्लस अकेडमी और एंजॉय कीजिए केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू सो मच।